बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्लास 12th का जो 4th यूनिट है दैट इज़ पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया उसको स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसमें जो पहला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ evolution of civil services in India. That's evolution of civil services in India. Okay, let's begin. सबसे पहले हम सिविल सर्विस जो लफ्ज़ है उसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो सिविल सर्विस जो टर्म है ये एक्चुअली एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी किसी भी स्टेट में जो है उसको उसकी तरफ इशारा करता है। ठीक है, जैसा कि आप जानते हो कि किसी भी डेमोक्रेसी में जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं यानी उनमें जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, चाहे वो एमएलएस हों, चाहे वो एमपीज़ हों, एमएलसीज़ हों, अब उनका काम क्या है? उनको हम पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स कहते हैं। उनका काम क्या होता है कि वो पॉलिसीज़ बनाते हैं। ठीक है, और उन पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने की जो एजेंसी होती है वो हमारे सिविल सर्वेंट्स होते हैं। ठीक है, अब सिविल सर्वेंट्स इन पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने की एजेंसी होती है। तो ये सर्विस जो बनेगी उसी को हम कहते हैं सिविल सर्विस। ओके, नाउ इवोल्यूशन ऑफ सिविल सर्विस इन इंडिया, क्योंकि हमारा जो मेन टॉपिक है यही है। अगर हम इवोल्यूशन की बात करेंगे तो हमने जो हमारा पहला यूनिट था एंशिएंट जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में हमने बहुत सारा जो अर्थशास्त्र में हमने डिस्कस किया, तो उसी को हम थोड़ा सा और आगे ले जाएंगे क्योंकि वी आर डीलिंग हियर विद एडमिनिस्ट्रेशन। अब इवोल्यूशन में अगर हम देखेंगे तो पास्ट में जो एंशिएंट हमारा पास्ट है उससे लेके यानी एंशिएंट पास्ट से ही जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था इंडिया में वो बन रहा था। तो मौर्यन एम्पायर में भी ब्यूरोक्रेसी का एक कॉन्सेप्ट था, वो एक सेंट्रलाइज्ड कॉन्सेप्ट था। अब इसका क्या मतलब है कि वहाँ पर जो कटालिया ने अपने अर्थशास्त्र में लिखा था कि वहाँ पर एक किंग होते हैं, वहाँ पर जो पावर है वो सेंट्रलाइजर है, और उस किंग से जो नीचे ऑर्डर जाते हैं उसी को हम बोलते हैं सेंट्रलाइज्ड ब्यूरोक्रेसी, क्योंकि एक ही किंग के पास सारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो उसी के कंट्रोल में होती है। ओके, तो उसी के साथ साथ फिर गुप्ता पीरियड जब आता है तो गुप्ता पीरियड में ही मैं भी जो ये सिविल सर्विस का कॉन्सेप्ट है ब्यूरोक्रेसी का ये चलता गया। और फिर जब मुगल्स आए तो मुगल्स ने ब्यूरोक्रेसी का एक और सिस्टम बनाया जिसको उन्होंने मनसबदारी सिस्टम कहा। ठीक है, तो मनसबदारी सिस्टम मुगल्स का एक इम्पॉर्टेंट ब्यूरोक्रेसी सिस्टम था। इसमें क्या था, हर एक जो ऑफिसर था उसकी रैंक इस बुनियाद पे बनाई जाती थी कि वो कितने बंदों को अपने अंडर काम करवाता है, यानी जिस बंदे के अंदर, जिस ऑफिशियल के अंदर जितने ज़्यादा बंदे होंगे उसके पास उतनी ज़्यादा रैंक होगी, उतना ज़्यादा पावर होगा। ठीक, तो इसी को हम बोलते हैं मनसबदारी सिस्टम। अब उसके बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल रहा तो उसमें ये क्लियर डिमार्केशन नहीं थी कि सिविलियन ऑफिशियल्स और मिलिट्री ऑफिशियल्स के दरमियान, यानी देयर वाज नो क्लियर डिमार्केशन बिटवीन सिविलियन ऑफिशियल्स एंड द मिलिट्री ऑफिशियल्स इन ईस्ट इंडिया कंपनी। अब जब ब्रिटिश आए तो ब्रिटिश रूल में क्या हुआ कि उन्होंने एक सिस्टमाइज्ड सिविल सर्विस इंडिया में लाई, और इसमें क्या किया, इसने डिस्टिंग्विश किया मिलिट्री सर्विसेज को, और हिरार्की का जो सिस्टम है ऑफिशियल्स में उसको उन्होंने आगे लिया। ठीक, फिर वैरन हेस्टिंग्स आते हैं। तो वैरन हेस्टिंग्स क्या करते हैं, वो एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की जो पोस्ट है उसको क्रिएट करते हैं। वैरन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे उस टाइम। तो जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर था
उसके इंचार्ज में लैंड रेवेन्यूज़ दी जाती, यानी जो भी लैंड रेवेन्यूज़, कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यूज़ थी वो दी जाती थी। ठीक है, तो ये पोस्ट फिर यहाँ पे क्या हुआ, एबॉलिश किया गया, क्योंकि इसमें ये कहा गया क्योंकि जो भी सर्विसेज थी वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के अंडर आती थी, तो वहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ पावर हो गया और इस चीज़ की वजह से करप्शन ने जन्म लिया, तो इस पोस्ट को फिर डिसकंटिन्यू कर दिया गया। अब लॉर्ड कॉर्नवालिस आते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहते हैं फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया। क्या कहते हैं इसे? फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया। तो इसने दो तरह की सर्विसेज को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया, एक तो कन्वेनेटेड सिविल सर्विसेज और अनकन्वेनेटेड सिविल सर्विसेज। अब कोवेनेंटेड सिविल सर्विसेज और अनकोवेनेंटेड सिविल सर्विस में क्या फ़र्क है? अब कोवेनेंटेड जो सिविल सर्विसेज थी, इसमें क्या था, जो कंपनी का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसके अंडर डिफरेंट ऑफिशियल्स को रिक्रूट किया जाता था। ठीक है, और इसमें जनरली जो भी यूरोपियंस थे उनको रिक्रूट किया जाता था। ये हायर पोस्ट्स होते थे, टॉप पोस्ट्स होते थे और इनकी सैलरीज भी बहुत ज़्यादा होती थी। और जो अनकोवेनेंटेड सिविल सर्विस थी, इसमें ये लो पोस्ट्स थे और इसमें जो ऑफिशियल्स एम्प्लॉय किए जाते थे वो नेटिव इंडियंस थे और कुछ उनमें यूरोपियंस भी थे, लेकिन जनरली इनमें जो लोकल इंडियंस नेटिव्स थे यही पॉपुलेशन ज़्यादा थी। अब इनकी सैलरीज भी कम थी। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अब इसका जो सेकंड पार्ट है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं शेयर करूँगा। थैंक यू सो मच।